हेलो बच्चों, आपका जो नीट पीएमटी टाइप टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका 17th टेस्ट पेपर हो चुका है। ये फुल सिलेबस टेस्ट था एंड दिस वाज द लास्ट टेस्ट पेपर ऑफ योर टेस्ट सीरीज। ओके, सो हम लोग इसे डिस्कस करने जा रहे हैं। देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि the distance traveled by an object starting from rest and moving with an acceleration 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है और इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो अपने को पता है कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ये रिटर्न नहीं आने वाला है। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा दैट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसमें बोला जा रहा है कि आप 5th सेकेंड में डिस्टेंस कैलकुलेट करो। तो हमारे पास जो nth सेकेंड के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज़ u प्लस a डिवाइडेड बाई 2n-1। यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डिस्टेंस नहीं होता है। तो इस फॉर्मूले को जब भी अप्लाई करोगे पहले ये श्योर रहना चाहिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग श्योर हैं कि पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसी का मैग्नीट्यूड इज डिस्टेंस। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, एक्सेलरेशन इज 4 दैट डिवाइडेड बाई 2 एंड 5th सेकेंड तो 2 × 5 दैट -1। और यहाँ से सॉल्व कर लो इसे, दिस इज 9 × 2 दिस इज 18 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 2। तो स्विमर का स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ द रिवर वाटर इज दिस फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। तो जो रिवर है ये ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। जो रिवर का वेलोसिटी है ईस्ट डायरेक्शन में, दिस इज 10√3 मीटर पर सेकेंड। और इसमें जो स्विमर है बोला जा रहा है कि स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक। तो इसको अगर ईस्ट डायरेक्शन मान रहे हैं तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट। इधर आपका वेस्ट हो गया एंड दिस इज साउथ। तो ये साउथ बैंक पर इधर कहीं है। क्रॉस द रिवर अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ पर इसको अगर मूव करना है तो शॉर्टेस्ट पाथ ये होता है, इस डायरेक्शन में फाइनली इसको मूव करना चाहिए, ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इस डायरेक्शन में अगर रिजल्टेंट वेलोसिटी होना है तो ज़रूर जो स्विमर होगा वो इस डायरेक्शन में चलना शुरू करेगा। सपोज करो यहाँ से थीटा एंगल पर चलना शुरू किया और जो स्विमर का स्पीड है दैट इज़ 20 मीटर पर सेकेंड। तो अपने को पता है रिजल्टेंट वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में आना है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आना है, तो जो स्विमर का वेलोसिटी है इसका ये वाला कंपोनेंट जो होना चाहिए वो रिवर वाले वेलोसिटी के बराबर होना चाहिए, ताकि आपका ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट ये कैंसिल हो जाए और फाइनली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाए। तो अपने पास इक्वेशन होने वाला है दिस इज 20 sin θ इक्वल्स टू 10√3। और यहाँ से sin θ का जो वैल्यू आने वाला है दिस इज √3/2। और इसे आप सॉल्व करोगे, थीटा इक्वल्स टू होना चाहिए 60 डिग्री, ठीक है। तो जो स्विमर होना चाहिए वो किस डायरेक्शन में स्विम करना स्टार्ट करेगा, वो स्टार्ट करना चाहिए नॉर्थ से वेस्ट की तरफ एंड एट एंगल 60 डिग्री। अगर स्ट्रीम से अगर यही पूछता है कि स्ट्रीम से कितना एंगल होना चाहिए, जिस डायरेक्शन में रिवर वाटर फ्लो कर रहा है उससे कितना एंगल होना चाहिए, तो 90 + 60 डिग्री। तो इसमें बोला जा रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ, नॉर्थ के रिस्पेक्ट में वेस्ट की तरफ कितना है 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। चलो, तो इसमें वेलोसिटी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट इज दिस, इट्स वेलोसिटी एट द मैक्सिमम हाइट। तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी दिया गया है इनिशियल पॉइंट पे, इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी इज 2i कैप 3j कैप। तो x डायरेक्शन में होगा 2i कैप एंड y डायरेक्शन में होगा दिस इज 3j कैप। टॉप मोस्ट पॉइंट पर y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो जाता है, बस केवल x डायरेक्शन का वेलोसिटी बचता है। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी होने वाला है दैट इज़ 2i कैप ना। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, दिस इज़ 2i कैप। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन दोनों सेम ही ऑप्शन है ना, तो आपको ये बोनस कर दिया जाएगा, ठीक है, सबको मार्क दे दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4।
a lift of mass this which is moving with acceleration 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन, टेंशन डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग। तो सपोज करो ये लिफ्ट है एंड इधर कुछ टेंशन फोर्स लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लगना चाहिए, और इसके पास एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन होगा t माइनस एम जी इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो t का वैल्यू इस एम जी प्लस एम ए, तो एम जी प्लस ए, इसमें सब डाटा पुट कर देंगे, यहाँ पे डाटा सब पुट कर देंगे, वहाँ सॉल्व हो जाना चाहिए। दिस इज़ 500, जी का वैल्यू इस 8 भी पुट करके 9.8 भी पुट कर सकते हैं, 10 भी पुट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे 9.8 रख करके देखो, दिस इज़ 1.8। ठीक है, और इसको सॉल्व करोगे ना, इसे सॉल्व करोगे तो कितना आना चाहिए, दिस इज़ 5800। चलो ये तुम्हारा आंसर हो गया, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉक ऑफ मास दिस placed on a rough horizontal surface having coefficient of friction, a man apply a horizontal force 60 Newton, then acceleration of the block। तो जो मैन ने ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई किया, 60 न्यूटन। ठीक है, दिस इज़ ग्राउंड। तो पहले यहाँ से देखो कि जो भी फ्रिक्शन डेवलप होगा उस फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज़, लिमिटिंग वैल्यू इज़, दिस इज़ म्यू इंटू एम जी, म्यू इंटू नॉर्मल। तो इसका जो वैल्यू आना चाहिए, दिस इज़ 0.2 इंटू मास इज़ 20 इंटू जी का वैल्यू इज़ 10। तो यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है, दिस इज़ 40 न्यूटन। तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है ये आपका आ रहा है 40 न्यूटन, और जो मैन फोर्स लगा रहा है इस पर 60 न्यूटन लगा रहा है। तो ये फ्रिक्शन इसको रोक नहीं पाएगा ना, ये ब्लॉक चलने लगेगा। चलने लगेगा तो जो फ्रिक्शन होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एंड इसके पास इधर एक्सेलरेशन होगा। अब आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स दैट इज 60 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाई मास, ये आपको होना चाहिए एक्सेलरेशन। यहाँ से जो भी आएगा ये आपका आंसर होगा। अब म्यू का वैल्यू एक ही दिया है, तो हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक दोनों के लिए एक ही वैल्यू लेकर के चलते हैं। तो यहाँ से आपका आंसर होने वाला है 60 माइनस 40, दिस इज 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20। तो 60 माइनस 40 इज 20, 20 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज़ 1। ठीक है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ऐसा इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, दैट मीन्स ये जो 5 वाला क्वेश्चन है दिस इज अगेन बोनस। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। चलो इसमें बोला जा रहा है कि द वर्क डन बाय द फोर्स। तो वर्क डन आप लोग जानते हो, वर्क डन इज, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एक्स, और इसमें आपको एरिया कैलकुलेट कर लो। तो एरिया कैलकुलेट कर लोगे वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसमें कैलकुलेशन करोगे तो ये आना चाहिए, दिस इज 13.5, ये आपका आंसर हो गया सेकंड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, 2 पर्सन ऑफ मास दिस एंड दिस हैव पोजीशन वेक्टर दिस एंड दिस। बोला जा रहा है कि इनका सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करो ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के लिए पोजीशन वेक्टर, इसका फॉर्मूला होता है दिस इज m1 r1 प्लस m2 r2 दैट डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, और इसमें सब डेटा पुट करोगे तो दिस इज 40 एंड आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस m2 इज 50 एंड दिस इज माइनस 3 आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप दैट डिवाइडेड बाई 40 प्लस 50, 40 प्लस 50। ठीक है, अब यहाँ से इसको सॉल्व करके देखो जो भी आंसर आना चाहिए। आई कैप में देखो कितना आना चाहिए, 40 प्लस माइनस 150, तो माइनस 150 प्लस 40 माइनस 110, तो माइनस 110 डिवाइडेड बाई 90, तो आना चाहिए माइनस 11/9 आई कैप। फिर देखो कितना होना चाहिए, 40 इंटू 2 80 जे कैप माइनस 100 जे कैप, तो माइनस 20 जे कैप डिवाइडेड बाई 90,
तो -2 डिवाइडेड बाई 9 जे कैप प्लस यहाँ से आना चाहिए 40 के कैप प्लस 50 के कैप, 90 के कैप डिवाइडेड बाई 90 दैट इज़ के कैप। ठीक है, दैट इज़ के कैप। तो यहाँ पर देख लो ये ऑप्शन होना चाहिए, और इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं गिवन है, मतलब ये जो सेकंड वाला और जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो एक ही ऑप्शन, टाइपिंग मिस्टेक है ना, तो ये भी आपका बोनस होगा। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज बोनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, स्ट्रेच बाय अप्लाइंग द फोर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। तो आप इसको पहले डिराइव कर लो कि जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है स्प्रिंग में, तो अगर फोर्स के टर्म्स में लिखोगे तो आता है F² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स के। ठीक है, तो जब इसमें ए वाले स्प्रिंग के लिए लिखोगे तो ए वाले स्प्रिंग के लिए कैसे लिखोगे, F² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए इक्वल्स टू EA। और जब सेकेंड वाले के लिए लिखोगे तो F² डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स KB, और KB का वैल्यू कितना है, दिस इज KA डिवाइडेड बाई 4, और ये आपका हो गया दिस इज एनर्जी ऑफ स्प्रिंग बी, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बी। अब ये 4 जाकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड इसका जो वैल्यू आने वाला है दिस इज EA के बराबर है, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स EA। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग बी इज 4 टाइम्स एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग ए। आप इसको डिराइव कर लेना। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हो, हाफ ऑफ K इंटू एक्स स्क्वायर, तो K इंटू एक्स का वैल्यू होगा F डिवाइडेड बाई K इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो यहाँ पर पहुँचोगे। तो इसका 4th आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या बोला जा रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r मास m अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क। तो ये डिस्क है, रिंग नहीं है, और एज से पास करना चाहिए और नॉर्मल होना चाहिए। तो आप क्या करो, पहले सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। तो mr² बाई 2 ये सेंटर ऑफ मास का हो गया, प्लस उसको शिफ्ट करो m इंटू डी से, m इंटू डी स्क्वायर, तो m इंटू r², ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होना चाहिए। फॉर्मूला यूज़ किए हैं I सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो यहाँ से आना चाहिए 3/2 m इंटू r², ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड दिस, हाउ मच वर्क इज़ नीडेड टू स्टॉप। तो किसी सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी है, वो रोल कर रहा है, ट्रांसलेशनल भी है, रोटेशनल भी है, और बोला जा रहा है कि कितना वर्क करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। आप जितने से वर्क करोगे, नेगेटिव वर्क करोगे, उतने से उसका काइनेटिक एनर्जी घट जाएगा और फाइनली वो रुक जाएगा। तो वर्क डन, आप या तो वर्क एनर्जी थ्योरम लिख लो या फिर डायरेक्टली समझ लो कि कितने से वर्क करना चाहिए, उसका एनर्जी खत्म करना है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी टोटल खत्म कर दो, मतलब कितना वर्क करोगे काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो दिस इज़ कितना होना चाहिए रिंग के लिए, तो हाफ ऑफ m इंटू वी सेंटर ऑफ मास इसका स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ I सेंटर ऑफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ये देखो कितना होना चाहिए, हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ I इज़ m इंटू r², सेंटर ऑफ मास के अबाउट, और ओमेगा इज़ v बाई आर बिकॉज ऑफ रोलिंग, तो इसका स्क्वायर। तो ये फाइनली आ रहा है हाफ mr² प्लस हाफ mr², दिस इज़ m इंटू r², और इसमें सब डेटा पुट कर दो। मास इज़ 100 एंड यहाँ पर ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, कितना होना चाहिए m इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, तो मास इज़ 100 इंटू स्पीड इज़ 20 सेंटीमीटर, तो 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 100, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका आना चाहिए दिस इज़ 4 जूल, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11,
what will be the temperature on the new scale corresponding to the temperature of 50 डिग्री सेल्सियस ऑन सेल्सियस स्केल। तो एक साइड लिखेंगे सेल्सियस स्केल के लिए, एक साइड लिखेंगे न्यू स्केल के लिए। तो सपोज करो जब 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इज कुछ टी, ठीक है, माइनस जब 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो टेम्परेचर इज कितना, ये 132 डिग्री एस, ठीक है, दैट डिवाइडेड बाई 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, 100 डिग्री सेल्सियस पे 332 डिग्री एस माइनस दिस इज़ 132 डिग्री एस, ठीक है। यहाँ से सॉल्व कर लो, हाँ इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो 200 आएगा, इससे कैंसिल करोगे 100 और 200 कैंसिल होगा, 2 आना चाहिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 2, 50 इंटू 2 दैट इज़ 100 और उधर से 132 इधर लेकर के आओ, 132 इक्वल्स टू टी। तो जो टी का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 232 डिग्री एस। ये तुम्हारा आंसर हो गया, सेकेंड वाला आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, the rate of flow of heat is Q1 calorie per second. All the linear dimension are tripled keeping the temperature constant. The rate of flow of heat Q2. तो जो rate of heat flow होता है that is rate of heat flow, इसको तुम ऐसे लिख सकते हो dQ/dt, फॉर्मूला लिख रहे हैं dQ/dt। तो दिस इज T2 माइनस T1 टेम्परेचर डिफरेंस 1/K लेंथ अपॉन एरिया, तो K इंटू एरिया इधर चला जाना चाहिए, दैट डिवाइडेड बाई लेंथ, ऐसा आना चाहिए। तो इसको बोला जा रहा है कि जब ऐसा है तो दिस इज़ Q1 इतना कैलोरी पर सेकेंड ना, ये हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम है। अब बोला जा रहा है कि सभी डायमेंशंस को 3 टाइम्स कर दिए, सभी लीनियर डायमेंशन को, लीनियर डायमेंशन मतलब जितने भी लेंथ होंगे, मतलब रेडियस को कर दिया 3 टाइम्स, ठीक है, लेंथ को कर दिया 3 टाइम्स। तो जब रेडियस को 3 टाइम्स करोगे तो एरिया कितना होगा, जैसे 9 टाइम्स ए, और लेंथ को कितना कर दिया 3 टाइम्स। यहाँ पर देखो एरिया हो गया 9 टाइम्स ए, तो फैक्टर कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए, और डिवाइडेड बाई लेंथ कितना कर दिया 3 टाइम्स, तो जो फैक्टर आना चाहिए दैट इज़ 3 का फैक्टर आना चाहिए। एरिया 9 टाइम्स हो गया, लेंथ 3 टाइम्स हुआ, मतलब ये जो टर्म आएगा दिस बिकम्स 3 टाइम्स, मतलब जो Q2 होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, दिस इज़ 3 टाइम्स Q1। बाद में जो हीट फ्लो होगा वो पहले वाले हीट फ्लो का 3 टाइम्स होगा। आपका ये आंसर हो गया सेकेंड वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 में देखो क्या बोला जा रहा है कि द इंटरनल एनर्जी चेंज इन अ सिस्टम दैट हैज़ एब्जॉर्ब, इतना एब्जॉर्ब किया है, एंड डन इतना जूल ऑफ वर्क। तो सिस्टम ने वर्क किया है, ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, और फिजिक्स में हम लोग वर्क डन बाय सिस्टम ही कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन बाय सिस्टम इज़ 100 जूल, और इसने कितना हीट एब्जॉर्ब किया है, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव लिखते हैं, तो इसमें दिया हुआ है दैट इज़ 5 किलो कैलोरी, तो किलो इज़ 10 पावर 3, कैलोरी को लिख सकते हो तुम 4.2 या फिर 4.18 जूल। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, ये कितना आना चाहिए, दैट इज़ दिस इंटू 10 पावर 3, दिस इज़ 20900 जूल, इतना। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होना चाहिए दिस इज़ डेल्टा Q माइनस W, तो दिस इज़ 20900 माइनस 100। आप यहाँ से सॉल्व करोगे तो 20800 इतना जूल आने वाला है, ठीक है। आप बहुत करोगे तो ये कर सकते हो कि यहाँ पर 4.2 रख दो, 4.2 रखोगे तो यहाँ पर आएगा 21000, ठीक है, और 21,000 ऐसा आएगा। आप फिर उसमें से जब 100 सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर आना चाहिए 20900 ऐसा आएगा। तो इसमें से कोई भी मैच नहीं कर रहा है, मतलब ये भी आपका बोनस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 इज़ बोनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस बाय अ लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरली ऑन। तो
तो हम लोग बोलते हैं ना कि कोई लिक्विड है किसी सॉलिड सरफेस को वेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये किस फैक्टर से डिसाइड करेंगे ना, प्राइमरी किस बात पे ये डिपेंड करेगा। तो हम लोग बोलते हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स। ठीक है, अगर जो कोहेसिव फोर्स है ना, दैट इज़ बिटवीन वाटर एंड वाटर, या फिर बिटवीन लिक्विड एंड लिक्विड, या फिर बिटवीन सॉलिड एंड सॉलिड ना, तो जो कोहेसिव फोर्स है अगर ये डोमिनेट किया तो जो लिक्विड है वो सॉलिड सरफेस को नहीं भिगा पाएगा। एंड अगर एडहेसिव फोर्स अगर डोमिनेट किया, एडहेसिव फोर्स मतलब कि द फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड एंड मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड, इनके बीच में अगर फोर्स अगर स्ट्रांग है तो हम लोग बोलते हैं कि वेट कर देगा ना। ठीक है, जैसे आप लिक्विड को अगर सॉलिड सरफेस पर अगर फेंकोगे तो उससे चिपक जाएगा और वहीं पर रहेगा, ऐसे बोलेंगे। तो ये इस बात पे डिपेंड करता है कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स पे। अब ये डायरेक्टली रिलेटेड रहता है कांटेक्ट एंगल पे। जो कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्स होता है ये नेचर ऑफ पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पे डिपेंड किया, और जो कांटेक्ट फोर्स रहता है ये भी नेचर ऑफ पेयर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग बोल देंगे, ऐसे ही बोलते हैं कि अगर एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्गर है तो हम लोग बोलते हैं कि जो कांटेक्ट एंगल रहेगा वो 90 डिग्री से कम रहेगा, और बोलते हैं कि जो कोहेसिव फोर्स है अगर वो स्ट्रॉन्गर हुआ तो उसका मतलब बोलते हैं कि जो कांटेक्ट एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा। ठीक है, कांटेक्ट एंगल का 90 डिग्री से कम है तो उसको जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट करता है, और अगर कांटेक्ट एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसका मतलब जो लिक्विड है वो सॉलिड को वेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर लेंगे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन सरफेस एंड द लिक्विड। ठीक है, एंगल अगर 90 से कम है तो वेट करेगा, एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो वेट नहीं करेगा। और सेम यही एक्सप्लेनेशन रहता है कि एंगल अगर 90 से कम है तो लिक्विड राइज करता है, और अगर एंगल अगर 90 से ज़्यादा है तो लिक्विड फॉल करता है इनसाइड द कैपिलरी ट्यूब। तो इसका 14th का आंसर इज 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, इसका आंसर आपका 4th वाला हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें बोला जा रहा है कि विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल, जब ये टर्मिनल स्पीड अचीव कर लेगा, आपका बॉइंट फोर्स तो लगेगा ही, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज d/4 इंटू जी, ये बॉइंट फोर्स हो गया, mg लगेगा ही, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इंटू जी, एंड विस्कस फोर्स ऐसा हो गया, दिस इज एफ विस्कस। और अपने को पता है कि जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तब इस पर नेट फोर्स 0 होता है। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन लिख देंगे कि जो बॉइंट फोर्स है और जो विस्कस फोर्स है दोनों मिल करके इसको कैंसिल करेंगे, मतलब विस्कस फोर्स प्लस वी d/4 इंटू जी, ये बराबर होना चाहिए आपका वी डी इंटू जी के, एम जी के। विस्कस फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स इज एम जी। तो यहाँ से आप विस्कस फोर्स जब कैलकुलेट करोगे तो ये आना चाहिए, उसको उधर ले करके जाओ, दिस इज 3/4 टाइम्स वी डी इंटू जी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इज मास, तो आपका आंसर आने वाला है 3/4 टाइम्स एम जी। ठीक है, डी इज़ द डेंसिटी ऑफ द स्फीयर एंड d/4 इज़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ये आपका 3rd वाला आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, तो वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ एनी प्लेनेट इन द टर्म ऑफ रेडियस ऑफ द प्लेनेट एंड डेंसिटी, ना डेंसिटी ऑफ द प्लेनेट। तो इसको कैसे लिखोगे, दैट इज जी इज, हम लोग लिखते हैं जी का वैल्यू gm/r²। अब आप मास ऑफ द प्लेनेट को लिख सकते हो, दिस इज 4/3 पाई r³ इंटू डेंसिटी दैट डिवाइडेड बाई r²। तो यहाँ से जो g का वैल्यू आ रहा है दिस इज 4/3 पाई, एंड r ये कैंसिल हुआ, g आएगा, रो आएगा एंड r आएगा। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि हैव सेम डेंसिटी एंड जो रेडियस है बट इट इज़ 9 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन साइज। तो एक प्लेनेट है जिसका डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी के ही बराबर है, मतलब रो वाला फैक्टर सेम हो गया। फिर बोला जा रहा है कि उसका साइज 9 टाइम्स है, मतलब जो उसका रेडियस होगा ये 9 टाइम्स होगा। तो वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ दैट प्लेनेट वो कितना होना चाहिए, 9 टाइम्स होना चाहिए। तो दिस इज 9 टाइम्स वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ सरफेस। ये आपका आंसर हो गया 2nd वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, चलो तो अपने को पता है कि जो RMS स्पीड होता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो पहले जो RMS स्पीड है v1 डिवाइडेड बाई v2, RMS की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये बराबर होना चाहिए अंडर रूट ऑफ t1 डिवाइडेड बाई t2। तो पहले RMS स्पीड इज
300 डैट डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू जो पहले टेम्परेचर है, पहला टेम्परेचर दिया है 127, इसको 273 में ऐड करो, केल्विन में लिखेंगे ना, दैट इज़ 400 केल्विन दैट डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर दिया है कि 1327 ना 1327 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें अगेन 273 को ऐड करो, तो 273 को ऐड करोगे तो आएगा 1600 केल्विन। ये जो फैक्टर आ रहा है देखो ये कैंसिल होगा, 1/4 का अंडर रूट इज़ 1/2, तो यहाँ से आपको जो V2 का वैल्यू मिलेगा, दिस इज़ V2 ना, V1/V2, तो जो V2 का वैल्यू मिलना चाहिए, V2 इज़, और 2 को ला करके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यार 600 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो आपका ये आंसर हुआ ना। और ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, दैट मीन्स 17 इज़ बोनस, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 इज़ बोनस। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, टू रॉड्स ऑफ द सेम मटेरियल हैव सेम वॉल्यूम सेम है एंड मटेरियल सेम है, तो यंग्स मॉडुलस का वैल्यू सेम होगा, ठीक है, और बोला जा रहा है कि वॉल्यूम सेम है। फर्स्ट रॉड हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड सेकेंड रॉड हैज़ क्रॉस सेक्शन एरिया 2A, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ A एंड इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ 2A, यानी कि इसका लेंथ अगर स्मॉल l होगा तो इसका लेंथ इज़ 2 टाइम्स l, ताकि वॉल्यूम जो रहे वो कांस्टेंट रहे ना, दोनों का वॉल्यूम मतलब इक्वल रहे, तो A इंटू 2l दैट इज़ वॉल्यूम, 2A इंटू l दैट इज़ वॉल्यूम। If the length of the first rod increases by delta L on applying the force capital F, how much force is needed to stretch the second rod by the same amount? तो force जो हम लोग लिखते हैं, force is Y A delta L divided by L, ऐसा लिखते हैं। तो फर्स्ट वाले रॉड के लिए जब लिखोगे तो इसको कितना लिखोगे? फर्स्ट वाले रॉड के लिए force is Y, area is A and length is delta L, स्ट्रेचिंग इज डेल्टा एल और लेंथ इज 2l, ये हो गया फर्स्ट वाले रॉड के लिए। सेकेंड वाले रॉड के लिए लिखोगे तो सपोज करो फोर्स अप्लाइड इज एफ डैश इक्वल्स टू वाई टाइम्स एरिया इज 2a एंड इलोंगेशन बोला जा रहा है कि सेम अमाउंट से हो, दैट डिवाइडेड बाई लेंथ इज l। अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो, तो f डिवाइडेड बाई एफ डैश दैट इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए यहाँ से, ये वाई ए डेल्टा एल कैंसिल होगा, ये लेंथ भी कैंसिल हो जाएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1/4, तो यहाँ से जो एफ डैश का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 4 टाइम्स एफ, ठीक है, जो स्ट्रेचिंग फोर्स है वो 4 टाइम्स होना चाहिए। यहाँ से भी डायरेक्टली आप देख सकते हो ना कि इस वाले वायर के लिए जो भी पैरामीटर्स हैं यहाँ पे, और इस वाले वायर के लिए इसका एरिया 2 टाइम्स है, एरिया 2 टाइम्स करोगे तो फोर्स रिक्वायर्ड इज 2 टाइम्स, यहाँ से 2 का फैक्टर आएगा। और बोला जा रहा है कि लेंथ, इसका जो लेंथ बाद में हाफ हो जा रहा है, तो यहाँ से लेंथ के जहाँ से 1/2 का फैक्टर आएगा, तो लेंथ अगर हाफ कर दोगे तो बिकम्स 2 टाइम्स, एरिया को 2 कर दिए तो भी बिकम्स 2 टाइम्स, मतलब फोर्स बिकम्स फाइनली 4 टाइम्स। तो ये आपका आंसर हो गया। दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, nearest harmonics of a tube closed at one end and open at other end। हमेशा याद रखना कि क्लोज्ड इंड अगर एक क्लोज्ड इंड है, दूसरा अगर ओपन इंड है, तो जितने भी रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी बनते हैं वो सब रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसीज आपस में उनका जो रेशियो होता है दैट इज़ ऑड होता है ना, ऑड मल्टीपल होते हैं। जैसे ऐसा होता है फंडामेंटल 3 टाइम्स फंडामेंटल, 5 टाइम्स फंडामेंटल, 7 टाइम्स फंडामेंटल, ऐसे होते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी 2 नियरेस्ट वाले हैं ना, तो उनका जो रेशियो रहना चाहिए तो वो ऑड डिवाइडेड बाय ऑड होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसमें चेक ही कर लो, ठीक है। कितना है ये 240 और कितना है 280, तो इनका रेशियो देख लो 280। जैसे इसका रेशियो देखोगे तो 3/5 आएगा, इसका देखोगे तो 5/7 आएगा, इसका नेक्स्ट वाले के साथ देखोगे तो 7/9 आएगा ऐसा। तो इसमें देखो ये कितना आ रहा है, जैसे ये कैंसिल हुआ, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से कैंसिल करो, 6 डिवाइडेड बाई 7। तो
ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ना। ये जो डाटा दिया गया है 240 और 280, इनका जो रेशियो आ रहा है वो 6/7 आ रहा है, आना चाहिए 5/7 या फिर 7/9, ऐसा ऑड डिवाइडेड बाई ऑड आना चाहिए। ये बताने का मतलब ये हो गया कि एक फ्रिक्वेंसी आपका होगा 6f0 और दूसरा फ्रिक्वेंसी होगा 7f0। ये पॉसिबल ही नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं? अगर ओपन एट बोथ एंड होता, ओपन ऑर्गन पाइप होता, तब उसमें जो फ्रिक्वेंसीज बनते हैं वो बनते हैं f0 2 f0 3 f0 5 f0, f0 2 f0 3 f0 4 f0 5 f0, ऐसा होता है। तो उसमें रहता तब सही है, तब वहाँ पर आंसर आता। यहाँ पर बोला गया है कि एक एंड पर ओपन है, एक एंड पर क्लोज्ड है, तो जो फ्रिक्वेंसीज होने चाहिए वो ऐसे रेशियो नहीं हो सकता है, तो क्वेश्चन ही गलत है। हाँ, यहाँ पर भी बोनस होना चाहिए। सही क्वेश्चन कब होता कि यहाँ पर इसका कुछ वैल्यू चेंज कर दो, जैसे यहाँ पर अगर तुम रख दिए और 200 हर्ट्स और 280 हर्ट्स। अब इसको देखो, इससे कैंसिल हुआ एंड 4 से कैंसिल करो तो 5/7। इसका मतलब कितना होना चाहिए? 5f0 और 7f0। अब ये आसपास के फ्रिक्वेंसी हुए, नियरेस्ट रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी हुए। अब इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी कितना होना चाहिए, तो क्या करो कि 200 और 280 में से देखो मैक्सिमम कितना कॉमन फैक्टर आ रहा है। जैसे 200 को लिख सकते हो आप 5 × 40 और 280 को आप लिख सकते हो 7 × 40, ठीक है। तो ये कॉमन हो रहा है, दैट मीन्स जो फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी होना चाहिए वो आपका 40 हर्ट्स होना चाहिए। ये आपका आंसर होता। यहाँ पर ऐसा नहीं है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपका बोनस है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। चलो इसे देख लो, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो kx - ω t होना चाहिए। वेवलेंथ दिया गया है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिया गया है 2 मीटर, वेवलेंथ दिया गया है पाई। तो वेवलेंथ इस k कैलकुलेट कर लो, 2π/λ, दैट इज़ 2π/λ का वैल्यू इज़ पाई। तो इससे ये कैंसिल हुआ, k का वैल्यू इज़ 2, तो kx पता चल जाएगा। ओमेगा इज़ फ्रिक्वेंसी दिया है 1/2π हर्ट्स, तो इसका मतलब टाइम पीरियड हो गया। ओमेगा इज़ 2πf, तो दिस इज़ 2π, f का वैल्यू इज़ 1/2π। इससे ये कैंसिल हुआ, ओमेगा का वैल्यू 1 आ रहा है। तो आपका इक्वेशन होने वाला है a sin, इसमें वेरीफाई कर लो, फाई वगैरह के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो एम्पलीट्यूड होना चाहिए आपका 2 मीटर, ठीक है। और जो फेज बनना चाहिए वो kx - ω t या फिर ω t - kx बनना चाहिए। और इसमें दिख रहा है कि kx - ω t टाइप का है, तो k का वैल्यू कितना आ रहा है? 2, मतलब 2x - ω का वैल्यू इज़ 1 × t, तो 2x - t इस टाइप का बनना चाहिए। और जो एम्पलीट्यूड होना चाहिए वो 2 मीटर होना चाहिए। और इसके अकॉर्डिंग आपका सेकंड ऑप्शन हो गया, और सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 20। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। चलो क्वेश्चन नंबर 21। तो स्प्रिंग को अगर इक्वल पार्ट्स में अगर आप कट करते हो, तो सपोज करो आपने 4 पार्ट्स में कट किया, तो हर एक लेंथ बिकम्स L/4 ना, उसका जो लेंथ ऑफ द स्प्रिंग है वो 1/4 हो गया, लेंथ 1/4 हो गया। दैट मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स 4 टाइम्स ना, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज कांस्टेंट। तो अगर 4 पार्ट्स में अगर कट करते हो तो स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स k/4। 4 पार्ट्स में अगर कट किए तो k डैश का जो वैल्यू होगा दैट इज k/4। टाइम पीरियड कैसे लिखोगे? 2π √m/k। ये गड़बड़ हो गया ना, 4 टाइम्स हो जाएगा ये। द स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स 4 टाइम्स, तो यहाँ पर आना चाहिए 4k। तो ये कितना आ रहा है? दिस इज T0/2। स्प्रिंग कांस्टेंट अगर 4 टाइम्स हो जा रहा है दैट मीन्स टाइम पीरियड बिकम्स 1/2। और अगर 2 पार्ट्स में अगर किए, 2 पार्ट्स में अगर किए तो जो टाइम पीरियड होना चाहिए 2π, 2 पार्ट्स में करोगे तो k डैश का वैल्यू कितना होगा? 2k। लेंथ बिकम्स हाफ एंड स्प्रिंग कांस्टेंट बिकम्स 2 टाइम्स, तो 2π m/k। तो m/2k आएगा, दैट इज़ जो पहले टाइम पीरियड है उसका √2 /√2, इतना टाइम्स आएगा।
तो उस क्वेश्चन में देखो 4 लिखा है 2 लिखा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है कि 4 पार्ट्स में कट किया जा रहा है कि 2 पार्ट्स में कट किया जा रहा है। इसमें से 4 पार्ट्स में कट करेगा तो ये आंसर होगा, 2 पार्ट्स में कट करेगा तो ये आंसर होगा, और वो क्लियरली नहीं मेंशन है उसमें, तो समझ गए ना, बोनस। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, तो इसको पहले सॉल्व करो। ये हो गया एंड ये एंगल हो गया थीटा। तो इधर इलेक्ट्रोस्टेट वाला फोर्स लगेगा, दैट इज़ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इधर फोर्स लगेगा आपका एम जी वाला, और इसको बोल दो कि दिस इज़ थीटा, और ये आपका टेंशन हो गया। तो टेंशन का कॉस थीटा इज एम जी, और टेंशन का जो साइन, टेंशन का कॉस थीटा ऊपर आना चाहिए कॉम्पोनेंट, टेंशन का साइन थीटा हॉरिजॉन्टल आना चाहिए। तो टी साइन थीटा दैट इज के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एंड टी कॉस थीटा, दिस इज टी कॉस थीटा कितना होना चाहिए एम जी, दोनों को डिवाइड कर दो, तो जो टेन थीटा का वैल्यू आना चाहिए दिस डिवाइडेड बाई दिस, ये आ रहा है के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी इंटू आर स्क्वायर, और टेन थीटा को देखो कितना लिख सकते हो, ये लेंथ होगा आर बाई टू, दिस इज आर बाई टू, तो टेन थीटा इज आर बाई टू, दिस डिवाइडेड बाई वाई, ये जो पॉइंट है और यहाँ से जो डिस्टेंस है इनके बीच का डिस्टेंस इज वाई, तो टेन थीटा इज आर डिवाइडेड बाई टू वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर को उधर मल्टीप्लाई करो एंड ये जो 2 है इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम जी इक्वल्स टू आर क्यूब डिवाइडेड बाई वाई, ऐसा। अब ये जो टर्म दिख रहा है इसमें सब कांस्टेंट है, मतलब ये जो वैल्यू आना चाहिए दिस इज कांस्टेंट, ठीक है, ये कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब आर क्यूब डिवाइडेड बाई वाई इज कांस्टेंट, सही है, आर क्यूब डिवाइडेड बाई वाई इज कांस्टेंट। तो अब इसमें क्या किया जा रहा है कि जो y का वैल्यू है इसको 1/3 कर दिया जा रहा है, तो इसमें कैसे लिखोगे, दिस इज आर क्यूब डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू, सपोज करो बाद में जो सेपरेशन होगा दैट इज जो बाद में सेपरेशन है दैट इज आर डैश क्यूब डिवाइडेड बाई वाई का वैल्यू इज वाई बाई 3। अब यहाँ से y कैंसिल होगा, 1/3 इधर जाना चाहिए और पावर इधर लेकर के जाओगे तो आना चाहिए r डिवाइडेड बाई 3 पावर 1/3, दिस इज r डैश, ठीक है। ये 3 पावर 1/3 आ रहा है, ये पावर 3 उधर जाएगा तो क्यूब रूट बनेगा ना, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए r डिवाइडेड बाई r पावर 1/3, ऐसा नहीं गिवन है, दैट मीन्स, ठीक है। इसमें क्या है ना कि वो सब टाइपिंग एरर हो गया है, और ये जो एक ऑप्शन दिख रहा है ना r डिवाइडेड बाई, ये लिखा हुआ है ना कि 3√3, उसको एक्चुअली ऐसे लिखना था, 3 ऐसे लिखना था, तो इसका मतलब होता है कि दिस इज क्यूब रूट, तो उसमें टाइपिंग एरर हुआ है, ऐसा कई क्वेश्चन में हुआ टाइपिंग एरर, तो आप लोग देख लो इसमें क्लोज हो कि नहीं आंसर्स के, आपका आंसर करेक्ट आया है कि नहीं, और अगर ऐसा रहता तो थर्ड वाला आंसर होता, ये बोनस करा दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, electric dipole is placed at angle 30 degree with electric field intensity, experience torque this, the charge on the dipole if the dipole length is this। तो पहले आप टॉर्क लिख लो, टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज PE sin 30 डिग्री, तो बोला जा रहा है कि टॉर्क इज 8 ऐसा यूनिट है, एंड डाइपोल मोमेंट चलो लिख दो इसको P इंटू ई का जो वैल्यू है दैट इज़ 4 इंटू 10⁴ एंड साइन 30 डिग्री इज़ 1/2। तो यहाँ से P का वैल्यू कैलकुलेट करो, P का वैल्यू इससे कैंसिल हुआ, दिस इज़ 4 इंटू 10⁻⁻⁴, ना इसको इधर लेकर के आए, इतना आना चाहिए, और इसी को इक्वेट करा दोगे चार्ज इंटू लेंथ से, ठीक है, दिस इज़ Q इंटू लेंथ इज़ 8 सेंटीमीटर, तो 8 डिवाइडेड बाई 100,
इतना आ रहा है ना 8 सेंटीमीटर, 8 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको सॉल्व करो, इसको इधर लेकर के आओ, तो 4 डिवाइडेड बाई 8 इज़ 1/2, दैट इज़ 0.5 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 10 पावर -2 इक्वल्स टू Q। तो जो Q का वैल्यू आ रहा है दिस इज़ 5 इंटू 10 पावर -3, मतलब मिली कूलम, ये चार्ज हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। तो कॉर्नर्स पर अगर रखे हुए तो जो कंट्रीब्यूशन होता है दैट इज़ 1/8 ना, तो आपका जो आंसर होने वाला है दिस इज़ Q डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25। चलो बोला जा रहा है कि N1 कैपेसिटर इन सीरीज, तो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए C इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, C1 डिवाइडेड बाई N1, तो हाफ ऑफ C इंटू V का वैल्यू कितना है, अप्लाइड पोटेंशियल इज 2V, तो 2V का स्क्वायर, ये पहले का पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है। जब C1 कैपेसिटर को N1 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया गया है, फिर बाद में क्या करेंगे कि इसी को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, C2 है, C2 और N2 है नंबर्स, उसको पैरेलल में कनेक्ट किए, तो हाफ ऑफ N2 इंटू C2 C इक्विवेलेंट इंटू अगेन पोटेंशियल कितना है दैट इज़ V, तो V का स्क्वायर। अब आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है C2 का वैल्यू बताओ, तो C2 का वैल्यू इस देख लो कितना आना चाहिए, 4 टाइम्स C1 डिवाइडेड बाई N1 N2, दिस इज C2। कैलकुलेशन चेक कर लो एक बार, ठीक है, ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। चलो बोला जा रहा है कि स्ट्रेच्ड टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल लेंथ अगर 3 टाइम्स हो जा रहा है तो एरिया बिकम्स 1/3 बिकॉज वॉल्यूम कंजर्व रहता है। तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 26, ये सभी लोग जानते होंगे, रेसिस्टेंस इज रो L अपॉन एरिया। अब जो लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स एंड एरिया बिकम्स 1/3, तो दिस इज R डैश इज रो लेंथ बाई 3 एरिया, लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स 3L डिवाइडेड बाई एरिया बाई 3, तो दिस बिकम्स 9 टाइम्स R, ठीक है, तो 9 टाइम्स R मतलब 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला जा रहा है कि द टोटल पावर डिसिपेटेड, चलो टोटल पावर डिसिपेटेड के लिए क्या कर सकते हो ना कि V² R इक्विवेलेंट कर दो, या फिर जो R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करो I² R, वहाँ से भी लिख सकते हो। तो R इक्विवेलेंट कितना है इसमें, R इक्विवेलेंट है 6, ये पैरेलल में है तो 3 आना चाहिए, और 3 के साथ 2 में सीरीज में, तो 3 + 2 दैट इज़ 5 ओम। और जो पावर होना चाहिए, पावर इज दिस इज V² R, तो ये आपका आ रहा है 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज़ 45 जूल पर सेकेंड या फिर वॉट। ये आपका आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर कितना है 28 ना, क्वेश्चन नंबर 28। चलो देखो 28 में क्या बोला जा रहा है, गैलोनोमीटर ऑफ 100 ओम रेसिस्टेंस हैज़ 50 डिविजन्स, अ करंट ऑफ इतना एम्पियर गिव्स अ डिफ्लेक्शन ऑफ 1 डिवीजन। एक डिफ्लेक्शन में इतना करंट है, मैक्सिमम करंट कितना पास कर सकता है फ्रॉम द गैलोनोमीटर, उसके लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए, मतलब टोटल डिफ्लेक्शन होना चाहिए दैट इज़ 50 डिवीजन। तो मैक्सिमम करंट पहले कैलकुलेट करो कि गैलोनोमीटर से मैक्सिमम कितना करंट पास कर सकता है, तो 50 डिफ्लेक्शन इंटू करंट इन 1 डिफ्लेक्शन 2 × 10⁻⁴। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 100 × 10⁻⁴ मतलब 10⁻⁻2 एम्पियर, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट हो गया। टू कन्वर्ट दिस गैलोनोमीटर इनटू वोल्टोमीटर हैविंग द रेंज ऑफ 100 वोल्ट्स। रेंज ऑफ 100 वोल्ट्स का क्या मतलब हो गया कि एक गैलोनोमीटर है, इसको आप वोल्टमीटर में कन्वर्ट करो, मैक्सिमम ये 100 वोल्ट मेजर करे। मैक्सिमम 100 वोल्ट कब मेजर करेगा, मतलब ये गैलोनोमीटर मैक्सिमम रीडिंग कब देगा, जब इसमें से मैक्सिमम करंट पास करेगा। तो आपका इक्वेशन ऐसा बनना चाहिए, वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए दिस इज़ गैलोनोमीटर, एंड इसमें क्या करते हैं एक रेसिस्टेंस ऐड कर देते हैं सीरीज़ में, ये रेसिस्टेंस है आपका गैलोनोमीटर का रेसिस्टेंस, ठीक है।
और हम चाहते हैं कि ये जो पोटेंशियल मेजर करे ये मैक्सिमम पोटेंशियल मेजर करे। मैक्सिमम पोटेंशियल के लिए करंट मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपका जो इक्वेशन बनने वाला है दैट इज़ मैक्सिमम वोल्टेज इक्वल्स टू आई मैक्सिमम रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर प्लस जो भी सीरीज रेसिस्टेंस है। यहाँ से कैलकुलेट करो। दिस इज 100 इक्वल्स टू 10⁻⁻²। आर का वैल्यू इज़ 100 प्लस आर, ठीक है। 10⁻⁻² है और देख लो डाटा से ये सब ना 100 ओम रेसिस्टेंस इसका है। अब इसको इधर मल्टीप्लाई करो तो आएगा ये कितना 10,000 दैट माइनस 100, ठीक है। ये बराबर आना चाहिए, ये कितना आना चाहिए, दिस इज़ 9,900 ओम। इतना आपको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। हाँ सीरीज में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि 9,900 शंट भी लिखा हुआ है एंड सीरीज भी लिखा हुआ है। शंट मतलब पैरेलल में, अमीटर में चेंज करने के लिए शंट में ऐड करते हैं, पैरेलल में ऐड करते हैं। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 29। A straight current carrying wire of radius this, current I, the current in the uniformly distributed cross section, the ratio of the magnetic field B dash at distance A/4। तो inside the wire के लिए क्या फॉर्मूला होता है, दिस इज म्यू नॉट I R डिवाइडेड बाई 2π R²। ये फॉर्मूला होता है आपका इनसाइड के लिए। तो इसका कितना वैल्यू आना चाहिए, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2π R², और R का जो वैल्यू है दैट इज़ A/4 मतलब R/4। तो इसमें पुट करो, ये आना चाहिए 1/8 टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई πR ऐसा। और आउटसाइड के लिए फार्मूला होता है सिंपल जैसे वायर के लिए होता है, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πR। तो दिस इज म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2π एंड R का वैल्यू इज़ 2A। तो कितना आ रहा है, दिस इज 1/4 टाइम्स म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई π इंटू A, ठीक है। अब इनका रेशियो देख लो, B डिवाइडेड बाई B डैश, तो इसको इससे डिवाइड करोगे तो आना चाहिए 1/2। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया ना। तो ठीक है यहाँ तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। चलो तो 30 में दिया हुआ है एरिया दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, कॉइल कैरीज करंट दिस, प्लेन ऑफ कॉइल इज इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री विथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लेन से जो एंगल है दैट इज 60 डिग्री ना। तो प्लेन के परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और प्लेन से एंगल कितना दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का 60 डिग्री, मतलब दिस एंगल इज 30 डिग्री। टॉर्क टू कीप द कॉइल इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अगर उसको इक्विलिब्रियम पे रखना है ना, तो जो टॉर्क लगना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड वाला जो टॉर्क लगा रहा है उसी को अपोज करने के लिए टॉर्क लगना चाहिए, ताकि नेट टॉर्क 0 रहे और वो इक्विलिब्रियम पर रहे। तो टॉर्क कैलकुलेट करो, टॉर्क इज म्यू बी साइन थीटा, दिस इज टॉर्क, दिस इज टॉर्क। तो इसमें सब डेटा पुट करो। म्यू का वैल्यू लिखते हैं करेंट इंटू एरिया इंटू नंबर ऑफ टर्न्स। तो देखो मैं लिख रहा हूँ 2 एम्पियर इंटू करेंट इंटू एरिया 0.24 इंटू नंबर ऑफ टर्न्स दैट इज़ 100। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड इज़ 0.2 इंटू साइन 30 डिग्री दैट इज़ 1/2। तो इसको तुम लोग अपने से कैलकुलेट करो, हाँ अपने से कैलकुलेट करो, ठीक है। आंसर कितना आना चाहिए 4.8 न्यूटन मीटर, ये आंसर आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 31। तो इसमें बोला जा रहा है कि एक वायर है और ये करंट कैरी कर रहा है दैट इज़ 10 एम्पियर, और यहाँ से 0.2 मीटर डिस्टेंस पर यहाँ पर कुछ चार्ज वगैरह है और ये मूव कर रहा है, दिस इज़ क्यू चार्ज, और इसका वेलोसिटी है
कुछ v वेलोसिटी है, वेलोसिटी गिवन है 2 × 10⁵। तो इस क्वेश्चन में क्या ना है कि एक जगह पर हीलियम लिखा है, एक जगह पर इलेक्ट्रॉन लिखा है, तो इससे लोग कंफ्यूज हुए हैं। और हीलियम भी क्या समझना है, तो हीलियम एटम नहीं समझ लेना है कि उसमें चार्ज ही नहीं है ना। हीलियम एटम नहीं समझेंगे, उसको अल्फा पार्टिकल समझेंगे, मतलब +2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऐसा मानेंगे। तो इसमें देख लो कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये वायर है, वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो किधर बनेगा, बाहर की तरफ। एंड जो B का वैल्यू होना चाहिए उसका अपने पास फॉर्मूला रहता है, इनफाइनाइट वायर से r डिस्टेंस दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज QV × B, बिकॉज वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है। तो इसमें पुट करोगे Q, वेलोसिटी का वैल्यू पुट करोगे, मैग्नेटिक फील्ड इज μ0 I, ये वाला करंट, दिस डिवाइडेड बाई 2πr, और r का वैल्यू ये हो गया 0.2। तो इलेक्ट्रॉन अगर मान करके सॉल्व करोगे तो इस पे चार्ज कितना पुट करोगे, दिस इज माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब -1.6 × 10⁻19। और अगर इसको अल्फा पार्टिकल अगर मान करके सॉल्व करोगे तो Q का वैल्यू पुट करोगे +2 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। तो जो आंसर आना चाहिए इसमें अगर इलेक्ट्रॉनिक वाला अगर पुट करोगे, सारा वैल्यू पुट करोगे, सॉल्व करोगे, तो 32 समथिंग फैक्टर आ रहा था, 32 × 10⁻20। और अगर इसको पुट करोगे, हीलियम पुट करोगे, हीलियम मतलब कि +2, तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 64 आ जाएगा। मतलब हीलियम के लिए जिन्होंने सॉल्व किया होगा उनके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन मैच किया होगा, और जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के लिए सॉल्व किया है 32, तो कोई भी मैच नहीं किया होगा। अब इसमें या तो इनको हीलियम ही लिखना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन ही लिखना चाहिए, तो ये टाइपिंग एरर है, दैट इज़ बोनस। नाउ क्वेश्चन नंबर कितना हो गया 31। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। चलो क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 इज सोलेनॉइड हैज़ इतना टर्न्स व्हेन अ करंट 5 एम्पियर पासिस थ्रू इट, द रिजल्टिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द सोलेनॉइड इज दिस, द सेल्फ इंडक्टेंस। एक टर्न्स के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो 2 × 10⁻³ है, तो मैं लिखूँगा नेट फ्लक्स, ठीक है, नेट फ्लक्स। तो नेट फ्लक्स होना चाहिए एक टर्न के करस्पॉन्डिंग इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, तो दिस इज 2 × 10⁻³ इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000। तो इससे कैंसिल हुआ, दैट इज़ 2 वेबर, इतना आ रहा है नेट फ्लक्स। और नेट फ्लक्स को ही इक्वेट करा देते हैं सेल्फ इंडक्टेंस इंटू आई से, ठीक है ना, ये फॉर्मूला याद है ना, नेट फ्लक्स इज सेल्फ इंडक्टेंस इंटू आई। तो जो सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू होना चाहिए दैट इज़ 2 / I, और I का वैल्यू इन्होंने दिया हुआ है 5 एम्पियर, जैसे 0.4 हेनरी। ये आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 33। RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो RMS वैल्यू IRMS कितना होता है, IRMS इज दिस इज पीक वैल्यू का RMS दैट डिवाइडेड बाई Z। और ये प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है, तो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है दैट मीन्स डिवाइडेड बाई XC। अब इसको तुम लिखोगे E0 RMS, X इज 1/C ओमेगा, तो C × ओमेगा। चलो वैल्यूज पुट करते हैं। तो E0 RMS मतलब 100 और √2 डिवाइडेड बाई √2 इंटू C का वैल्यू इज़ 2 माइक्रोफेराड, तो 2 × 10⁻6 इंटू ओमेगा इज़ 100। यहाँ से जो भी आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। इससे ये कैंसिल हुआ, और 10⁻4 10⁻², 10⁻² मतलब 2 × 10⁻² दैट इज़ 20 मिली एम्पियर। ये तुम्हारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 34। चलो एक इंडक्टर ऐसे है, फिर एक रेसिस्टेंस है, एक और रेसिस्टेंस है, फिर उसके बाद एक और ऐसे रेसिस्टेंस है, फिर एक इंडक्टर है, एंड उसके बाद फिर एक कैपेसिटर है, और इन सबको कनेक्ट किया गया है एक बैटरी से, ठीक है। ये अपना सर्किट है।
और जस्ट आफ्टर द स्विच इज़ क्लोज्ड, यहाँ पर स्विच लगा था तो इसको आप जैसे ही क्लोज़ करोगे, इस स्विच को आप जैसे ही क्लोज़ करोगे करंट रन करना शुरू करेगा। तो बोलते हैं कि इंडक्टर t=0 पर बहुत हाईली अपोज करता है, मतलब वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो आप इस वाले सर्किट को ओपन कर दोगे, इसको हटा दोगे, इस वाले सर्किट को हटा दोगे, ठीक है। और जो कैपेसिटर रहता है ये वायर की तरह बिहेव करता है, तो इसको वायर बना दो। हाँ, तो करंट ऐसे आना चाहिए, इधर चला गया R रेसिस्टेंस से, इधर आया R रेसिस्टेंस से, ऐसे चला गया। इसमें करंट होना चाहिए और इसमें करंट होना चाहिए। तो R और R ये पैरेलल में हो गया, मतलब R/2। और इसमें क्या पूछा गया है, द करंट। तो करंट कितना होना चाहिए, R और R/2, और इधर E है। तो जो नेट करंट होना चाहिए बैटरी से, I का वैल्यू इज E/R/2, दैट इज़ 2 टाइम्स E/R। तो यहाँ से देखो इसमें सब कुछ पुट करके, तो 2 × 18 दैट डिवाइडेड बाई R का वैल्यू इज 6। तो यहाँ से आ रहा है 6 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 34 था, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 में देखो इलेक्ट्रिक जो एनर्जी डेंसिटी होता है ना, इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों का जो कंट्रीब्यूशन रहता है वो इक्वल रहता है। तो रेशियो इज 1:1। नाउ क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36। ray of light traveling in medium refractive index mu fall on the surface separating the medium from the air. Incident angle 30 degree. For which of the following mu the ray undergo the total internal reflection? तो total internal reflection के लिए जो एंगल 30 डिग्री है, एंगल जो 30 डिग्री है, ये आपको ज़्यादा होना पड़ेगा थीटा सी से। दैट मीन्स साइन लिख दो। तो साइन 30 डिग्री जो होना चाहिए ये ग्रेटर देन साइन थीटा सी होना चाहिए। तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/μ होना चाहिए, मतलब म्यू का वैल्यू जो होना चाहिए दिस इज़ ग्रेटर देन 2। तो इसमें देख लो आंसर कौन सा है, 2.1 ना, थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। म्यू का वैल्यू अगर 2 से ज़्यादा है तो TIR होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37। प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √30, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 30। वन ऑफ द 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज मेड ऑफ मिरर। चलो, तो ये ऐसा हो गया, एक सरफेस को सपोज करो कि मिरर है, मतलब इसको सिल्वरिंग कर दिए, और ये एंगल बोला जा रहा है कि दिस इज़ 30 डिग्री। तो कोई लाइट रे सपोज करो ऐसे आया, उसके बाद लाइट रे को जा करके यहाँ पे 90 डिग्री पर हिट करना पड़ेगा ताकि वो अपने पाथ को रिट्रेस करे और जैसे आया था वैसे चला जाए। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 30, मतलब ये होना चाहिए 60 डिग्री, और ये होना चाहिए आपका 30 डिग्री। और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा जा रहा है, तो इसने चलो लिख दो साइन I इज़, म्यू का वैल्यू इज़ √3 टाइम्स साइन 30 डिग्री। तो दिस इज़ √3 साइन 30 डिग्री इज़ 1/2, दिस इज़ साइन I। तो यहाँ से I का जो वैल्यू होना चाहिए दिस इज़ कितना होना चाहिए एंगल, साइन 30, साइन थीटा इज़ √3, मतलब √3/2, मतलब थीटा का वैल्यू इज 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया ना, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 38। चलो 38। तो इसमें बोला जा रहा है कि इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ R/2 टाइम्स μ-1। ये एयर के रिस्पेक्ट में लिखते हैं ये। तो यहाँ से जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो R/2 टाइम्स म्यू का वैल्यू इज़ 3/2 -1, तो ये वैल्यू R का ही बराबर आ रहा है। फोकल लेंथ इज इक्वल टू R। फिर सेकेंड टाइम देखो इसको क्या बोला जा रहा है, जैसे इसको ऐसे अरेंज कर दिए और यहाँ पर कुछ लिक्विड भर दिए हैं, यहाँ पर लिक्विड भर दिए हैं, तो इसमें 3 लेंस होगा। इसका फोकल लेंथ इज F, इसका फोकल लेंथ इज F, इसका फोकल लेंथ सपोज कर लो दिस इज कुछ F' ना। और F' का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, F' इक्वी कॉन्केव लेंस बनेगा। तो इक्वी कॉन्केव लेंस के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसा ही फॉर्मूला होता है, बस माइनस लगा देते हैं, -(R) 2 टाइम्स दिस इज μ-1।
तो इसको पुट करो माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स म्यू का वैल्यू इज़ 5/3 -1, तो ये आना चाहिए माइनस ऑफ 3r/4 ना, 2/3, और r का वैल्यू इज़ f, दिस इज माइनस ऑफ 3f/4। ये तो f डैश का वैल्यू पता चला। अब आपको कैलकुलेट करना है इसका इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, उसके लिए फार्मूला होता है 1/f इक्विवेलेंट। दिस इज 1/f प्लस 1/ कितना लिखोगे, माइनस ऑफ 3f/4 प्लस अगेन 1/f। तो ये ऊपर चला गया, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2f/3 आना चाहिए। सॉरी, दिस इज कितना आना चाहिए 4/3, इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 और 3 6 माइनस 4 दैट इज़ 2/3f डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो यहाँ से जो f इक्विवेलेंट का वैल्यू आ रहा है दिस इज 3f/2, ये तुम्हारा आंसर हो गया। और ऐसा इसमें नहीं दिया गया है तो आपको ढेर सारा मार्क्स मिलता है, बोनस। ठीक है, बहुत नंबर पा जा रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39। चलो, तो जो विड्थ का रेशियो रहता है, जो स्लिट है उसका जो विड्थ का रेशियो रहता है, उसी रेशियो में लाइट रेस का जो इंटेंसिटी रहता है वो रहता है ना। उसमें इसको याद रखो कि जितना ज़्यादा स्लिट का विड्थ रहेगा उतने ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो सकता है एंट्री कर रहे हो, और उतना ज़्यादा इंटेंसिटी होगा। तो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द विड्थ। इसका मतलब जो इंटेंसिटी इंटर कर रहा है, एक इंटेंसिटी होगा I0 और दूसरा इंटेंसिटी होगा 16 I0, जिसका एरिया 16 टाइम्स है उसमें से 16 I0 इतना इंटेंसिटी इंटर कर रहा होगा, और एक जो दूसरा है उसमें से I0। तो I max दैट डिवाइडेड बाई I मिनिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे लिखते हो, √of I1 16 I0 16 I0 प्लस √of I0, इसका स्क्वायर, ये I max हो गया, और I मिनिमम इज √of 16 I0 माइनस √of I0, इसका स्क्वायर। तो ये आना चाहिए 4 + 1 5 25 डिवाइडेड बाई 4 - 1 39, ये आंसर हो गया। ठीक है, √I1 प्लस √I2 का स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, मैक्सिमम और मिनिमम। नाउ क्वेश्चन नंबर 40। तो इसमें स्नेल्स लॉ जो भी है वो सब यूज करते हैं। आपका जो ब्रेविस्टर एंगल होता है वो कितना होता है, साइन I इज म्यू टाइम्स साइन 90 माइनस ऐसा। तो यहाँ से मिलेगा आपको tan थीटा, tan IB इज म्यू। तो अपने को पता है कि जो म्यू का वैल्यू रहता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1। तो जो tan IB का वैल्यू रहना चाहिए दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, मतलब जो IB का वैल्यू रहना चाहिए वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 45 ना। अच्छा, इक्वल टू 1 मतलब वैक्यूम में हो गया, तो मीडियम तो वहीं रह गया, तो इक्वलिटी को हटा भी सकते हो, मतलब 45 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहे हैं ना। अगर इक्वलिटी लगाते हो मतलब म्यू का वैल्यू 1 हो गया तो एयर ही हो गया, और एयर ही हो गया, दोनों एयर ही हो गया, तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, मीडियम चेंज नहीं हुआ, तो हम लोग रिफ्रैक्शन बोलेंगे नहीं। तो इक्वलिटी को हटा सकते हो, इक्वलिटी को अगर हटा दोगे तो चलो ये कितना आ रहा है, दिस इज़ ग्रेटर देन 45 डिग्री, और 90 डिग्री से तो कम होगा नहीं, सॉरी 90 डिग्री से ज़्यादा होगा नहीं। आई का जो एंगल है, आई का जो वैल्यू है वो आपका ये जो नॉर्मल है, जब भी रहेगा नॉर्मल से कुछ एंगल पे रहेगा, तो ये 45 से ज़्यादा होना चाहिए, बस 90 से कम होना चाहिए। तो दिस इज़ कितना आंसर हुआ तुम्हारा, ग्रेटर देन 45 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। तो इस हिसाब से देख लो कौन सा होना चाहिए, फोर्थ वाला। नाउ क्वेश्चन नंबर 41।
41 रेशियो ऑफ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। चलो तो पहले जो इंसिडेंट रेडिएशन है दैट इज़ मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 5 वर्क फंक्शन इज 0.5 प्लस K1 और बाद में कितना है दैट इज़ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 0.5 प्लस K2। ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो जो K1/K2 का वैल्यू है दिस इज कितना होना चाहिए 0.5 डिवाइडेड बाई 2.5 दैट इज़ 1/5 और ये बराबर होना चाहिए K1/K2 इज अंडर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ V1/V2। तो V1/V2 का जो वैल्यू आ रहा है दिस इज 1/√5। ये तुम्हारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 42 नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन द रिजल्टिंग स्पेक्ट्रम विल बी। चलो तो इसको तुम ऐसे कैलकुलेट करो HC डिवाइडेड बाई लैम्डा इज 13.6 हाइड्रोजन है तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n स्क्वायर। ठीक है और यहाँ से n का वैल्यू सॉल्व करोगे तो 4 आना चाहिए ना। HC की वैल्यू पुट कर देना 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर दैट डिवाइडेड बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। HC का वैल्यू इज 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। ये जीरो नहीं लिखोगे 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर ऐसा। तो एंगस्ट्रॉम में तो इसको यूज कर लो, कैलकुलेट करो n का वैल्यू इतना आएगा। और नंबर ऑफ जो स्पेक्ट्रल रेडिएशंस होते हैं कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ मिलेंगे उसके लिए फॉर्मूला होता है 4 - 1 प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है तो यहाँ से जो आंसर आएगा वो 6 आएगा ना। अगर N2 से N1 तक अगर आते हैं तो क्या फार्मूला होता है N2 से N1 तक अगर इलेक्ट्रॉन अगर जंप कर रहा है तो N2 माइनस N1 दैट इंटू N2 माइनस N1 प्लस 1 दैट डिवाइडेड बाई 2। ये फार्मूला होता है नंबर ऑफ जो कितने नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फोटॉन्स होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 43 चलो बोला जा रहा है कि मास नंबर 28 है और ये इंटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ द इक्वल मास। तो हम लोग लिखते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ Q वैल्यू कितना लिखते हो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। जैसे A से बन रहा है दिस इज 2B। ठीक है तो बाइंडिंग एनर्जी प्रोडक्ट का लिखेंगे माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। टोटल गेन इन द बाइंडिंग एनर्जी इन दिस प्रोसेस। तो कितने से बाइंडिंग एनर्जी गेन किया मतलब उतना से एनर्जी रिलीज़ किया होगा। जितने से बाइंडिंग एनर्जी गेन करेगा उतने से एनर्जी रिलीज़ करेगा दैट इज़ Q वैल्यू। तो कितना आंसर होने वाला है तुम्हारा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ B देखो लिखने जा रहे हैं तो उसका फ्रेगमेंट का कितना है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है ना। तो कैसे लिखोगे 120 इंटू 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे प्रोडक्ट के लिए B के लिए 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन है और इसमें टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितना है 120। तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐसे कितने हैं 2 माइनस प्रोडक्ट के लिए कितना है दैट इज पर न्यूक्लियन 6 था दैट इंटू 240 दिस इज मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से जो भी आना चाहिए वो तुम्हारा आंसर हो गया। दिस इज 480 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तुम्हारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 44 तो इसमें टेबल वेरीफाई कर लो या फिर जो फर्स्ट वाला गेट है देखो लिख दे रहे हैं ऐसा। तो दिस इज A दिस इज B। तो ये नॉट गेट है A नॉट B नॉट और गेट है तो यहाँ से आना चाहिए A बार प्लस B बार। ये तो और ने काम किया फिर उसके बाद नॉट ऐसा। ये तुम्हारा फाइनली आउटपुट होना चाहिए। और यहाँ पर एलजेब्रा अप्लाई करोगे तो
ए प्लस बी का बार मतलब ए बार प्लस रिपीट कर रहा है। जैसे यहाँ पर ऐसा रहता है बार नहीं, अगर सपोज करो सी प्लस डी का बार है तो आता है सी बार इंटू डी बार, ऐसा तो ये आना चाहिए दिस इज़ ए बार इसका बार इंटू बी बार इसका बार। तो ये नॉट हट जाएगा, दैट मीन्स ए इंटू बी। मतलब ये जो इक्विवेलेंट गेट है दैट इज़ एंड गेट, और इसका आउटपुट देख लो किससे मैच करना चाहिए, सेकंड वाले से। सेकंड ऑप्शन इज आंसर, सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 45। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस टू 25 टाइम्स। काइनेटिक एनर्जी अगर 25 टाइम्स अगर हो गया ना, मास तो चेंज करेगा नहीं, 25 टाइम्स अगर काइनेटिक एनर्जी हो गया दैट मीन्स उसका स्पीड v से कितना हो गया होगा, 5 टाइम्स v। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ इज h डिवाइडेड बाई p mv। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अगर इसका लैम्डा रहा होगा तो बाद में कितना हो जाना चाहिए, लैम्डा बाई 5, क्योंकि वेलोसिटी बिकम्स 5 टाइम्स। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है कि परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो परसेंटेज चेंज देख लो, पहले लैम्डा था माइनस लैम्डा बाई 5 दैट डिवाइडेड बाई लैम्डा इंटू 100, तो कितना आना चाहिए 4/5 इंटू 100, दिस इज 80%। ये तुम्हारा आंसर हो गया, सही है। चलो तो अब पूरा सब कुछ रिवाइज करके रखो, जितना फार्मूला वगैरह है और जितना भी नोट्स वगैरह है सब कुछ रिवाइज करके रखो। एंड अगर कोई कहीं पर प्रॉब्लम होता है किसी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी क्वेश्चन में तो उसको पूछते रहोगे, बात करते रहोगे एंड बढ़िया से रिवाइज करके अच्छे से एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। इस पेपर में कोई डाउट होगा तो उसको वापस पूछ लेना, ठीक है। चलो थैंक यू।